हाँ बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस 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 यस। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। यस, बिल्कुल मस्त हूँ बेटा। आप लोग बताओ कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सबकी कैसी चल रही है? मस्त चल रही है, ओके, ठीक है। तो जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें किसके कितने नंबर आए थे, जरा बता सकते हो? संडे को टेस्ट के नंबर बताइए सारे बच्चे। गुड गुड। केमिकल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, हाँ मैं बोल दूंगा, आज मैं चेंज करा दूंगा। मैंने भी अभी देखा लॉगिन करने से पहले, तो जब मैं लॉगिन कर रहा था तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ पीयूष बेटा, थोड़ी और पढ़ाई करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, सबसे पहले नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बता देते हैं, है ना, कि भाई टेस्ट का सिलेबस क्या है। जो अगला टेस्ट होगा, अगला टेस्ट आपको किस डेट को होगा? हाँ, उसका सिलेबस है कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स। कंप्लीट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सिलेबस कल बताता हूं, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने पेपर तो बनवा दिया था, मगर उस पेपर का टॉपिक क्या है, एक बार रुको, ऐसा ना हो कि कोई और टॉपिक बता दूं। एक बार रुको, क्योंकि पेपर जो है 1 से 2 हफ्ते पहले बन जाता है आपका। हम्म हाँ, थर्मोडायनेमिक्स। माइनर टेस्ट है, माइनर टेस्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है बता देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स में ये हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग कहां कहां तक है, देखो, इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी छोड़ के पूरा है। इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी छोड़ के पूरा है ना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, एक्सेप्ट इंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इसको छोड़कर पूरा है सिलेबस। एक्सेप्ट इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी मतलब स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सारा है, ये सारा है ना। हाँ,
इस हफ्ते सभी बच्चों की नीट एडवांस बुक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं एक बार और बात कर लूंगा, 2-3 दिन से बात नहीं हुई है ना, तो मैं आज और बात कर लूंगा। मगर जो डेट मिली थी वो यही थी कि 11-12 मतलब 10 के बाद से बच्चों के पास डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा। तो 2-3 दिन में आप लोगों के पास या 4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी फेस्टिवल है, अब 15 अगस्त है, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो कोरियर वालों की तरफ से, मगर पहुंच जाएगा। टेस्ट का सिलेबस समझ गए, जो 17 अगस्त को होना है उसका सिलेबस समझ गए। 17 अगस्त के संडे को जो टेस्ट होना है उसका सिलेबस समझ गए सब लोग? क्लियर? हाँ, 15 अगस्त को तो छुट्टी होती है यार, उसको कौन रोक सकता है? उस दिन पढ़ाओगे तो जेल हो जाएगी। तो 15 अगस्त को जो छुट्टी होगी होगी। अब सब लोग तैयार हो जाए। देखो आज हम लोग क्या करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन गिव फ्री एनर्जी, इसको खत्म करेंगे। आज हमारा थर्मोडायनेमिक खत्म हो जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग रेडी हो जाओ टेस्ट ऑफ लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर के टेस्ट के लिए। लास्ट लेक्चर के टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, जल्दी बताइए। द लीस्ट रैंडमनेस स्टेट ऑफ वाटर सिस्टम इज, लीस्ट रैंडमनेस किस पर है? लीस्ट रैंडमनेस, लीस्ट रैंडमनेस स्टेट ऑफ वाटर, आइस, लिक्विड वाटर, स्ट्रीम, रैंडमनेस इज सेम इन ऑल। बताइए बताइए। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को क्या पता है? बताइए हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को ये पता है कि एंट्रोपी का ऑर्डर ये होता है, गैस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस फॉर्म है। तो सबसे कम किसकी है? सॉलिड की। लीस्ट पूछ रहा है, द लीस्ट रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। तो लीस्ट किसकी होगी? सॉलिड की होगी। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हाँ भाई, आंसर बताओ। व्हेन 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, एन इक्वल टू कितना है? 2 मोल। सीपी की वैल्यू दी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, heated at 300 Kelvin, T1 Ti initial temperature to 600 Kelvin final temperature,
एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। द इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, इंट्रोपी चेंज बताओ तो आइसोबैरिक प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज क्या होता है? एन सीपी ln टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। एन की वैल्यू है 2, सीपी की वैल्यू है 5/2r, ln टी फाइनल 600, टी इनिशियल 300। ये फार्मूला याद है? ये फार्मूला तो याद है ना? मैंने कहा था सारे फार्मूले अच्छे से याद रखना, इंट्रोपी में बहुत सारे फार्मूले। 2 से 2 कट गया। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो नोटबुक दिन में 2 बार रिवाइज कर रहे हैं? तो आ गया है 5r ln 2, 5r ln 2, यस 5r ln 2। अब सब लोग अपने नंबर बताएं पहले, फिर मैं खबर लेता हूं। नंबर बताइए सब लोग, 2 में से किसके कितने सही? 2 में से किसके कितने सही? वेरी गुड, गुड 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 गुड। 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 2, यस। सही है, सही है, सही है, बहुत सही। अब मुझे बताओ, देखो मैंने आप सबको कहा था कि जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है नोटबुक कम से कम दिन में 2 बार रिवाइज करो, और 2 बार ना कर पाओ तो 1 बार तो जरूर करो। कितने बच्चे मेरी बातों को मानते हैं और रिवाइज करते हैं? बताइए कितने बच्चे ऐसे? यस, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1 मिनट, हाँ वेरी गुड। देखो यदि आप लगातार बातों को मानते जाओगे, समझते जाओगे, तो आपके चैप्टर अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर का अपना एक अलग तरीका है पढ़ने का। अब देखो आप इंट्रोपी में देख लो, मैंने कितने सारे फंडे पढ़ाए हैं, है ना? लास्ट क्लास में मैं गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा रहा था, तो मैं गिब्स फ्री एनर्जी वाली फाइल खोलता हूं, और क्योंकि मुझे भी नहीं याद है कितना पढ़ा दिया था, जहां तक मुझे याद है डिफिनीशन सारी बताती थी, डिफिनीशन सारी बता दी थी। एक मिनट बच्चों, डिफिनीशन सारी बता दी थी। यस, रेडी हो जाओ, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। टेस्ट देने के बाद भी मिस दिखा रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी। अब देखो हम लोगों ने ये देखो ये पढ़ाया था गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी हेडिंग पढ़ा दी थी, डेफिनेशन बता दी थी, कौन कौन कब कब क्या क्या होता है ये बता दिया था, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बता दी थी, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का एक पॉइंट बता दिया था। अच्छा, ये फार्मूला भी बता दिया था, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी में रिलेशन भी बता दिया था। अब ये भी बता दिया था कि वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ नेचुरल स्टेट ऑफ एलिमेंट इज सपोज टू बी 0। ये देखो ये भी बता दिया था, और ये भी बता दिया था इफ मोर देन 1 एलोट्रोपिक फॉर्म प्रेजेंट इन ए नेचर देन। अच्छा, एक बच्चे ने तभी मेरे को बताया था, देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, चेंज कर लो।
यहां पर मिस्टेक है, चेंज कर लो। कार्बन के केस में ग्रेफाइट को 0 माना गया है, डायमंड को नहीं। ये चेंज कर लो बच्चों, है ना। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा मैं फिर सही करा दूंगा, क्योंकि मुझे याद था, सिली मिस्टेक हो गई होगी। तो देखो, जिसके एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, जिसके एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, उसके किसी एक फॉर्म को 0 माना जाता है। अब जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, तो कार्बन के ग्रेफाइड फॉर्म को 0 माना गया है, डायमंड फॉर्म को 0 नहीं माना गया है, कोक फॉर्म को 0 नहीं माना गया है, बल्क मनिस्टर फॉर्म को 0 नहीं माना गया है, फ्लोरेंस फॉर्म को 0 नहीं माना गया है, सिर्फ ग्रेफाइड फॉर्म को। तो कार्बन के ग्रेफाइड फॉर्म को 0 माना गया है। इसी तरह सल्फर के रोम्बिक फॉर्म को 0 माना गया है, फास्फोरस के व्हाइट फास्फोरस फॉर्म को 0 माना गया है। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। मैंने आपको यह बता दिया था कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन क्या है। ये देखो, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी। ये देखो कि 0 होगा तो क्या मतलब होगा, डेल्टा जी की वैल्यू प्लस होगी तो क्या मतलब होगा, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो क्या मतलब होगा। ये सारी बातें पढ़ा दी थी। ये देखिए, अब मैं इसी के आगे पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं इसके आगे पढ़ाने जा रहा हूं। गौर से देखिए, सब लोग रेडी हो जाओ, फिर इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये मैं यही कर दे रहा हूं, क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। बताइए, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर A Br2 liquid, H2 gas, आयोडीन गैस, ठीक है, जिंक सॉलिड। बताइए, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज नॉट इक्वल टू 0, किसके लिए 0 नहीं होगी, बताओ। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज नॉट इक्वल टू 0, किसके लिए 0 नहीं होगी। हाँ, यस यस यस। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड नेचुरल फॉर्म की 0 मानी गई है, एलिमेंटल फॉर्म की हम लोगों ने क्या मानी है, 0। एलिमेंटल फॉर्म की, एलिमेंटल फॉर्म की, एलिमेंटल फॉर्म की हम लोगों ने डेल्टा जी स्टैंडर्ड को 0 माना है। अब ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में, 0 होगी। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, 0 होगी। आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, इसकी 0 नहीं होगी, क्योंकि इसका नेचुरल फॉर्म आयोडीन सॉलिड है, गैस नहीं है, इसलिए इसकी डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 नहीं होगी। जिंक फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जिंक एग्जिस्ट करता है जिंक सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इसकी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, क्लियर। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी, गौर से सभी बच्चे सुनेंगे एक एक करके, ठीक है। देखो, एक हमारा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर। अब देखो ये क्या होता है, आपको समझाता हूं, गौर समझिए। इक्विलिब्रियम और स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर क्या होते हैं। देखिए, हमारी इक्वेशन क्या है, जरा आप लोग बताइए।
तो बच्चों हमारी इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेयर कौन कौन क्या क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज। ठीक है, और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। और टी क्या है? टी है टेम्परेचर। टी क्या है बच्चों? टेम्परेचर। अब आप बताओ, यदि कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम। यदि कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो गौर से समझिएगा क्या होगा। यदि कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम में कितनी होती है? 0। यदि कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर डेल्टा जी इक्वल टू कितना होता है? 0। तो जब आप यहां 0 डाल दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसको इधर ले आओ तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इसको इधर ले आया तो जब आप इसको इधर ले आओगे ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये इसके नीचे चला जाएगा, ऐसे। अब जरा गौर से देखो, ये T की वैल्यू कब निकली है? जब आप इक्विलिब्रियम में हो। तो इसी वजह से इस टेम्परेचर को कहा जाता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, T इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होता है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा एस अपॉन टी। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होता है उसका फार्मूला हुआ डेल्टा एच अपॉन टी। मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंथैल्पी चेंज और इंट्रोपी चेंज के रेशियो के बराबर होता है। इंट्रोपी चेंज और इंथैल्पी चेंज के रेशियो के बराबर होता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब प्रोसेस कहां पर है? इक्विलिब्रियम पे। प्रोसेस कहां पर है? इक्विलिब्रियम पे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हमारा फार्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू टी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है। तो जब हम डेल्टा जी की वैल्यू 0 डालेंगे तो टी की वैल्यू ये निकलेगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू होती है डेल्टा एच अपॉन एस। इसका मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ये है। अब देखो जरा, ये तो हमने निकाला इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब हम निकालते हैं स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर। गौर से देखो, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पर प्रोसेस होगा। अब स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की बात करते हैं। यदि स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव। क्या आवाज करेक्ट कर रही है? आवाज में कोई इशू है क्या बच्चों? आवाज में कोई इशू है? करेक्ट कर रही है या सही है? बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना।
अब देखिए थोड़ा सा, अब ओके ओके, तो देखो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर का मतलब है जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उस समय टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उस समय टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो यदि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मतलब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो उस समय डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी। तो अब आप निगेटिव वैल्यू डाल दो, तो जब आपने निगेटिव वैल्यू डाली तो क्या आ गया, ऐसे आ गया, आपने वैल्यू निगेटिव डाल दी, ये देखो इस जगह पे निगेटिव वैल्यू डाल दी। अब बताओ निगेटिव वैल्यू क्या बताती है, जैसे गौर सुनो ये लिखा हुआ है, तो अब बताओ डिफरेंस कितना आएगा, 4 - 6 कितना आएगा, सब लोग बताएं 4 - 6 कितना आएगा। जो बड़ा होता है उसके आगे का साइन आता है, 4 - 6 कितना आ रहा है, -2। तो -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन आता है, 6 बड़ा है तो 6 का साइन आ रहा है ना। अब बताओ यहां पर आपने डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखा है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है। दोनों में से कौन बड़ा है, यदि इन दोनों का डिफरेंस माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। यस यस यस, वेरी गुड। तो टी की वैल्यू क्या निकल के आई, तो टी की वैल्यू निकल के आई ये देखो ऐसे, ये निकल के आई टी की वैल्यू, चेक कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इसको इसके नीचे भेज दिया। तो ये कौन सा टेम्परेचर है, ये स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर है। तो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की वैल्यू, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की वैल्यू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो से ज्यादा होती है। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की वैल्यू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो से ज्यादा होती है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू उसके बराबर होती है। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की वैल्यू इस रेशियो से ज्यादा होती है, इस रेशियो से ज्यादा होती है। देखो ग्रेटर आया है, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर ग्रेटर देन रेशियो ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इसका मतलब साफ साफ कह सकते हैं, हम साफ साफ बता सकते हैं कि यार स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से बड़ा होता है। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से बड़ा होता है। देख लो आप, देखिए इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो से ज्यादा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो से ज्यादा वैल्यू आ रही है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से बड़ा होता है। देखिए ये बड़ा होता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब आपको मैं ये भी करा देता हूं, गौर से देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। और सीएचडी भी लिखूंगा, है ना। बच्चे कह रहे सर सीएचडी, मैंने कहा बिल्कुल लिखेंगे, पहले इस तरह के क्वेश्चन तो करो। ये देखिए नीट 2017, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, पढ़िए। फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस इक्वल टू 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट
किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, तो भाई स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर इस रेशियो से बड़ा होता है। अब ये रखो, इसकी वैल्यू कितनी है? 35.5 इंटू 1000। क्यों? ये किलो जूल है, ये जूल है, तो सेम यूनिट होनी चाहिए ना, तभी तो कटेगा। इसकी वैल्यू क्या है? 83.6 जूल। अब कट जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हुई? डिवाइड करिए भाई, सारे बच्चे डिवाइड करें। तो देखो 355 है ना, 35.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 83.6, ये आ रहा है 424.65, ये आ रहा है इतना केल्विन। तो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर 424.4 से ज्यादा होगा। तो देखो सभी टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, गलत। उस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो, तो ये भी गलत। वो कह रहा है 298 केल्विन से ज्यादा वैल्यू पर स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं। अब 300 केल्विन क्या है? 298 से ज्यादा है, मगर क्या वो 424 से ज्यादा है? नहीं। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट। अब वो कह रहा है 425 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं। 425 के ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा। वो 425 ही तो लिखा है लगभग, 425 से ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा, है कि नहीं? स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो से ज्यादा। इसकी वैल्यू निकल के आई 425, 424.6 मतलब लगभग 425। अब ये जो 425 है, इससे ऊपर टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। 425 पर तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। उससे ज्यादा टेम्परेचर सिर्फ इसमें मेंशन है, उससे ज्यादा टेम्परेचर सिर्फ इसमें मेंशन है। अब ये क्वेश्चन करो, द इंथैल्पी एंड इंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन Br2 liquid plus Cl2 gas to BrCl gas at 30 kilojoule per mole inverse and 100 joule Kelvin inverse mole inverse respectively. The temperature at which the reaction will be in equilibrium. वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। बताओ भाई, वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो के बराबर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो के बराबर। डेल्टा एच की वैल्यू है 30 किलो जूल पर मोल, और इसकी वैल्यू है 105 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब 105, तो अब डिवाइड कर लो। तो देखो 30,000 है ना, 30 नहीं, हाँ 30,000 डिवाइडेड बाई 105, ये टेम्परेचर आ रहा है 285.7 केल्विन। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, तो इस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। ये स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर है, ये स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर है। क्यों? इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होगा और इस पर इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं।
तो किस टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी? 285.7 पे। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ पा रहे हो सब लोग? कर लोगे? किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कर लोगे? कर लोगे भाई? क्या आप लोग ये काम कर लेंगे? पक्का? पक्का? अब बच्चे कह रहे सर सीएचडी दे दो, बच्चे कह रहे हैं सर सीएचडी। मैंने कहा बिल्कुल सीएचडी देंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे सीएचडी हैं। देखो ध्यान से देखिएगा और बताते जाइएगा, ठीक है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले बताओ ये क्या करता है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या करता है? मेजर किसको मेजर करता है? मेजर रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, मेजर करता है रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम के रैंडमनेस को, डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पर बट डेल्टा जी पर ग्राम, डेल्टा जी पर मोल, बताइए डेल्टा जी पर वॉल्यूम, ये कैसी होगी? ये कैसी होगी बोलो? इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया। अच्छा, साथ में ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? स्टेट फंक्शन है। मतलब सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मगर गिब्स फ्री एनर्जी पर ग्राम, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, गिब्स फ्री एनर्जी पर लीटर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और ये एक स्टेट फंक्शन है। ये कैसा है? ये स्टेट फंक्शन है। इसी को क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी को ही कहा जाता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी को मैक्सिमम यूजफुल वर्क भी कहते हैं, ठीक है? इसका, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? इसका फार्मूला होता है G इक्वल टू एच माइनस टी एस। G इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब जब चेंज लाते हैं तो चेंज लाने पर फार्मूला हो जाता है डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। ये देखो, ये फार्मूला हो जाता है। ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है? यहां तक मैंने बताया। अब मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी स्टैंडर्ड, डेल्टा जी नॉट। इसका मतलब क्या है? इफ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी मेजर
मेजर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब गिब्स फ्री एनर्जी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर करते हो, सर पॉइंट 1 रॉन्ग है। कौन सा बेटा? गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जी से। ठीक है, कौन सा कह रहे हो बेटा? डिफिनीशन। अच्छा, डिफिनीशन देखो, मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है गिब्स फ्री एनर्जी, कि किसी भी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, किसी भी सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। लास्ट लेक्चर को सब लोग देखें, है ना। बच्चे कह रहे हैं स्पॉन्टेनिटी को मेजर करता है। दोनों एक ही चीज है, रैंडमनेस को मेजर करना और स्पॉन्टेनिटी को मेजर नहीं करता है, स्पॉन्टेनिटी को बताता है। कैसे बताता है अभी बताऊंगा। तो देखो, डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? डेल्टा जी नॉट होता है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? डेल्टा जी नॉट। जब गिब्स फ्री एनर्जी को जब गिब्स फ्री एनर्जी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर किया जाता है। अच्छा, एक मिनट, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, सॉरी यार, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ यार, गड़बड़ बताया है। ये तो इंट्रोपी की डिफिनीशन है। अरे यार, गिब्स फ्री एनर्जी के पॉइंट लिख रहा हूं, इंट्रोपी के पॉइंट नहीं लिख रहा हूं भाई। गिब्स फ्री एनर्जी के पॉइंट लिख रहा हूं, मुझे लगा मैं इंट्रोपी के पॉइंट लिख रहा हूं। मेजर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को मेजर करता है। सॉरी यार बच्चों। मुझे लगा इंट्रोपी के पॉइंट लिख रहा हूं। जब शुरुआत की तो दिमाग में था इंट्रोपी के पॉइंट लिख रहा हूं, नीचे आया तो दिमाग में था कि गिब्स फ्री एनर्जी के पॉइंट बता रहा हूं। तो अच्छा, अब देखो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या मेजर करता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा उसको मेजर करता है। रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जी से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मगर पर ग्राम पर मोल पर लीटर कर दोगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। स्टेट फंक्शन होता है, इसको यूजफुल, मैक्सिमम यूजफुल वर्क भी कहते हैं। फार्मूला होता है G इक्वल टू एच माइनस टी एस, एब्सोल्यूट वैल्यू। चेंज लिखोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, जब गिब्स फ्री एनर्जी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर करोगे, जब गिब्स फ्री एनर्जी को फिक्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर किया जाएगा तो उसी को स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी नॉट से। डेल्टा जी नॉट से। फिर मैंने यहां पे बताया क्या, कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एलिमेंट्रल स्टेट ऑफ एलिमेंट मतलब नेचुरल फॉर्म एलिमेंट इज सपोज टू बी जीरो।
होती नहीं है, सपोज किया गया है, सपोज टू बी 0। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म की 0 मानी गई है, मगर ध्यान रखना डेल्टा जी को 0 नहीं माना गया है, ये कुछ भी हो सकता है। डेल्टा जी स्टैंडर्ड को 0 माना गया है, मतलब जैसे Br2 लिक्विड, ये इसका नेचुरल फॉर्म है तो इसकी डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 होगी। आयोडीन सॉलिड, ये इसका नेचुरल फॉर्म है तो इसकी डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 होगी। सोडियम सॉलिड, ये इसका नेचुरल फॉर्म है, नेचर में ये किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 होगा। क्या ये क्लियर है? अच्छा, यदि किसी के एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म है तो उसका कोई एक फॉर्म 0 होता है। यदि किसी के एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म है तो उसका कोई एक फॉर्म 0 होता है। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट का फॉर्म 0 होगा, बाकी कोई 0 नहीं होगा। कार्बन डायमंड 0 नहीं होगा, कोई एक फॉर्म 0 माना जाता है। जैसे सल्फर का कौन सा फॉर्म 0 है, रोम्बिक फॉर्म 0 है। फास्फोरस का कौन सा फॉर्म 0 है, व्हाइट फास्फोरस का फॉर्म 0 है। ये देखो ऐसे। तो क्या बताया गया, बताया ये गया कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को नेचुरल फॉर्म की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को 0 सपोज किया गया है, मगर गिब्स फ्री एनर्जी को 0 नहीं सपोज किया गया है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को 0 सपोज किया गया है। अच्छा, अभी और सीएसडी है, इसका सीएसडी थोड़ा सा बड़ा है ना, बहुत सारे पॉइंट हैं इस पे, आप अच्छे से रिवीजन करना बच्चों। अब देखो, फिर इसके बाद बताया कौन सा, देखो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो। कोई भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो। कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ये देखो, अब डेल्टा जी स्टैंडर्ड इन सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इन सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। डेल्टा जी स्टैंडर्ड नोट, डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, मगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा जी स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस RT/ln QC। तो इसकी वैल्यू 0 है तो जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू 0 हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ हो। इसकी वैल्यू निगेटिव है तो जरूरी नहीं इसकी वैल्यू निगेटिव है, क्यों, ये पॉजिटिव वैल्यू हो और बड़ी हो। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव हो, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये बड़ा हो, ये निगेटिव हो, ये बड़ा हो। तो डेल्टा जी की वैल्यू
निगेटिव है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके बीच में रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यूसी। क्यूसी क्या है? क्वेशंट रेशियो, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्वेटेंट रेशियो, इसकी डिटेल वहां पे पढ़ेंगे ऐसे। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, गौर से देखो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों हम लोग कितनी निकाल के लाए? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग निकाल के लाए क्या? टी इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बराबर। फिर आया स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर, तो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग क्या निकाल के लाए? स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग निकाल के लाए कितनी? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा। जो भी टेम्परेचर होगा स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर होगा। इससे ये पता चल गया कि स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से बड़ा होता है। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से बड़ा होता है। अच्छा, अब और गौर से बातों को सुनिए। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी स्टैंडर्ड। डेल्टा जी स्टैंडर्ड और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? देखो, जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये 0 होता है, देख लो, ये कुछ भी हो सकता है, तो जब इसकी वैल्यू 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा? तब रिलेशन आ जाएगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस 2.3032 आर टी लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसके क्वेश्चन हम इक्विलिब्रियम में ज्यादा कराएंगे, यहां नहीं कराएंगे। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में होंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में होंगे। यहां पर भी फार्मूला लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी फार्मूला लिखूंगा और पढ़ाऊंगा ये चीज। देखो, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है, तो जब इसकी वैल्यू 0 डालोगे तो ये उधर चला गया, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यूसी क्वेशंट रेशियो। तो क्वेशंट रेशियो की जगह हो जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वाईटी की क्लास के बारे में अभी बताऊंगा, परेशान मत होइए, है ना, पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? यस। अब देखो जरा बच्चों, गौर सुनिए, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने की क्या क्या कंडीशन है, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने की क्या क्या कंडीशन है। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा पढ़ाता हूं, फिर लिखूंगा सीएसटी में। देखो बच्चों, स्पॉन्टेनिटी कंडीशन ऑफ प्रोसेस। सब लोग जरा गौर से ध्यान देंगे इस हेडिंग को। देखो बच्चों, हमारा फार्मूला ये है, डेल्टा एच इक्वल टू
डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें हर केस में क्या लाना है, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव लानी है। तो कब कब निगेटिव आ सकता है, पॉइंट नंबर ए, कब निगेटिव आ सकता है। अब ये निगेटिव लाने के लिए क्या हो सकता है, यदि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रखो और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव रखो, तो बताओ साइन कैसा आएगा, सारे बच्चे बताएं साइन कैसा आएगा। यदि डेल्टा एच का साइन आप पॉजिटिव रखोगे और डेल्टा एच का साइन आप निगेटिव रखोगे, तो साइन कैसा आएगा। आपने ये साइन कैसा रखा, निगेटिव, और ये साइन कैसा रखा, पॉजिटिव। तो निगेटिव साइन माइनस निगेटिव साइन, ऑलवेज निगेटिव साइन आएगा, ऑलवेज निगेटिव साइन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑलवेज निगेटिव इन ऑल टेम्परेचर, इन ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू चाहे जो रखो, हर टेम्परेचर पे प्रोसेस का डेल्टा जी निगेटिव होगा, चेक कर लो, हर टेम्परेचर पे। क्योंकि डेल्टा टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन नहीं रख सकते हो। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 केल्विन, और -273 केल्विन पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है, इंट्रोपी 0 हो जाती है। तो आप टेम्परेचर की वैल्यू पॉजिटिव ही रख सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है, तो टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखनी है, समझ रहे हो। तो देखो जरा, यदि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, तो हमेशा डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा सभी टेम्परेचर पे। मतलब प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा ऑल टेम्परेचर पे, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर। अब इस चीज को मैं लिखता जा रहा हूं, इस चीज को मैं लिखता जा रहा हूं जैसे आपको ये बात समझ में भी आती जाए। ये देखो, तो केस नंबर 1, यदि डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो क्या होगा, डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव इन ऑल टेम्परेचर। तो सभी टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, डेल्टा जी निगेटिव इन ऑल टेम्परेचर। अब दूसरी कंडीशन, आ जाओ, फिर वापस आ जाओ। अब देखो बच्चों, बी पार्ट, बी पार्ट हमें क्या लाना है, निगेटिव लाना है। तो निगेटिव लाना है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रख दो, इसकी वैल्यू निगेटिव। हमने क्या किया, डेल्टा एच की वैल्यू रख दी पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू भी रख दी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बताइए, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रखी माइनस, और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव रखी, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू माइनस निगेटिव वैल्यू। अब हमें डेल्टा जी का साइन कैसा लाना है, निगेटिव। तो डेल्टा जी का साइन निगेटिव लाना है, इसका मतलब ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी तो साइन निगेटिव आएगा। जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन आता है। यदि हमें ये निगेटिव लाना है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू बड़ी होगी तभी तो इसके सामने का साइन आएगा। और ये वैल्यू क्या है, टी डेल्टा एस। यदि डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है और डेल्टा एस का साइन भी पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच से। और ये बड़ा कब होगा, जब टी की वैल्यू ज्यादा डालो। ये बड़ा कब होगा, जब टी की वैल्यू ज्यादा डालो, है कि नहीं। इट मींस प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों, टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा डालोगे तो ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। क्या ये ठीक है,
टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा डालोगे तो ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। क्या ये ठीक है? अरे भाई समझ पा रहे हो? अभी इन पे क्वेश्चन भी करेंगे। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब यहां पे पॉजिटिव रख दिया, यहां पे पॉजिटिव रख दिया, तो ये ऐसे आ गया। अब डेल्टा जी का साइन हमें निगेटिव लाना है, तो डेल्टा जी का साइन निगेटिव लाने के लिए ये बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन आता है, तो इसका मतलब टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए। अब टी डेल्टा एस बड़ा कैसे कर सकते हो? यदि हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस होगा तो टी की वैल्यू ज्यादा डालोगे, तो जब टी की वैल्यू ज्यादा डालोगे तो टी डेल्टा एस भी ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो जरा ये देखो, अब इस चीज को हम लिख लेते हैं। केस नंबर 2, प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा? यदि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच से ज्यादा बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस, और प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ये देखो, अब तीसरा, अब आ जाओ केस नंबर 3 सी। देखो बच्चों, अब मैंने कहा यार डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी निगेटिव है। अब बताओ अब क्या होगा? आपने इसकी वैल्यू निगेटिव डाल दी, इसकी वैल्यू भी निगेटिव डाल दी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो निगेटिव रही और ये वैल्यू प्लस हो गई, है कि नहीं? अब प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब ये बड़ा हो। क्यों? हमें माइनस लाना है ना, तो बड़े वाले का साइन आता है, तो ये बड़ा होगा तो इसका साइन माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। अब इसको छोटा रखने का तरीका क्या है कि टेम्परेचर की वैल्यू कम डालो। इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पे, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू अब छोटी रखनी है, बड़ी नहीं रखनी है। माइनस साइन लाने के लिए ये बड़ा होना चाहिए, और ये बड़ा होने का सही तरीका क्या है कि टेम्परेचर की वैल्यू कम डालो। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू कम डालोगे, सॉरी, तो ये आसानी से बड़ा आ जाएगा। क्यों? आपने डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव डाल दी, डेल्टा एस की वैल्यू भी आपने निगेटिव डाली, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमें ये माइनस लाना है, तो ये बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बड़े के सामने का साइन आता है। अब ये बड़ा हो गया, वो देखो। अब ये बड़ा आसानी से बड़ा कैसे हो सकता है? ये तो आसानी से बड़ा ऐसे हो सकता है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो आसानी से ये बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अब इसको लिख लो, तीसरी कंडीशन, कब कब स्पॉन्टेनियस होगा? आपने इसको निगेटिव डाला, इसको निगेटिव डाला, तो ये बड़ा होना चाहिए। प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी थी, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। या तो ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इसकी दो वैल्यू, दो पॉसिबिलिटी है। इसकी भी या तो ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी इसकी, दो पॉसिबिलिटी इसकी, मिलके चार पॉसिबिलिटी बनी। टोटल टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी? चार। या तो ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, या ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो टोटल चार पॉसिबिलिटी बनी, तीन लिखी हैं। अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या है?
देखो भाई, ये प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया। माइनस 2 बार हो चुका है, तो अब एक बार ये प्लस होगा, ये प्लस हो गया। अब ये देखो 2 बार प्लस हो चुका है, तो ये माइनस होगा। अब ये वैल्यू डाल के देखो एक बार, यदि हम ये वैल्यू डालते हैं तो क्या आ रहा है, चेक करो। ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो सारी वैल्यू प्लस है, इसका मतलब किसी भी टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के सामने का साइन प्लस है, और जब दोनों के सामने का साइन प्लस है तो हमेशा प्लस ही तो आएगा। +2 +2 +3x, और x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बताओ आएगा साइन कैसा आएगा? यदि कहीं ऐसा लिखा है तो बताओ साइन कैसा आएगा? इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, और x की वैल्यू भी हमेशा प्लस है। तो अब चाहे x की वैल्यू कोई भी डालो, साइन तो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? दोनों के सामने प्लस है। तो यदि ऐसा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कभी प्रोसेस होगा ही नहीं। नॉन स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा प्लस आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा प्लस आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? क्या ये बात सबको समझ में आई है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे आ रहा है? चलो भाई, इसी बात पे जरा इसका आंसर बताओ सब लोग। बताइए। A reaction occurs spontaneous if, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी बताओ। भाई बातें नहीं करो, सब लोग आंसर बताओ। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो। अब एक एक करके डालते जाओ। देखो पहला क्या है, डेल्टा एच बड़ा है, टी डेल्टा एस छोटा है, और बोथ पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और तुमने कहा ये बड़ा है, तो इसके सामने का साइन तो प्लस है, तो ये तो प्लस आ जाएगा। स्पॉन्टेनियस कैसे होगा? भाई इसकी वैल्यू प्लस डाल दी, इसकी वैल्यू प्लस डाल दी, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। और तुमने कहा ये बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके सामने का साइन आएगा, तो इसके सामने तो प्लस लगा है, तो प्लस डेल्टा जी प्लस हो गया। और डेल्टा जी प्लस है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थोड़ी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा अब दूसरा हो, बोथ आर पॉजिटिव, यस। यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये आया। अब ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसके सामने का साइन आएगा, और इसका सामने का साइन क्या है, निगेटिव। और सामने का साइन निगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। क्यों? दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये प्लस ये प्लस। अब ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, और ये प्लस है। अब यदि ये बड़ा है तो इसके सामने का साइन आएगा, इसके सामने कैसा है, माइनस। तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ गई, और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। अब ये दोनों बराबर हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब ये बराबर होंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम हो गया। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पॉजिटिव है, वो निगेटिव है। अच्छा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रख दी, इसकी वैल्यू निगेटिव रख दी, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ये कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या सबको ये बात पता चली? क्या ये सबको पता चला कैसे किया?
ठीक है बना देंगे, पहले पढ़ लो, बना दूंगा। क्या ये बात सब लोग समझ गए कैसे किया? अच्छा, अब आप जिद कर रहे हो कि नहीं सर एक क्वेश्चन और दो, सर एक क्वेश्चन और दो, तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम कह रहे हो तो एक क्या मैं दो क्वेश्चन दे दूंगा। भाई बच्चे कह रहे हैं तो मुझे क्या है, एक क्या दो क्वेश्चन देने पड़ेंगे, बच्चों की डिमांड पे ही तो सारा काम होता है। एक मिनट रुक जाओ, बस क्वेश्चन नीचे ले आओ, आ जा बेटे आ जा, लो करो। द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। बताओ कौन सा सही है? सभी टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। बताइए बच्चों, सभी टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, क्या रखा जाए बताओ? ओ बताइए जल्दी, सभी टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, आंसर दो। तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यदि ये माइनस कर दो और ये प्लस कर दो तो ऑलवेज निगेटिव आएगा, ये ऐसा प्लस माइनस मिलके माइनस। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो टेम्परेचर की चाहे जो वैल्यू डालो हमेशा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ऑल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ये माइनस मतलब लेस देन जीरो, ठीक, ये प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, बी आंसर, बी आंसर, यस वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, तो जब बच्चे कह रहे हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ के एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं कि भाई कैसे करोगे, कैसे आंसर निकालोगे। क्लियर है? अभी बताते हैं, अब इस क्वेश्चन को करिए। चलो सब लोग इसको करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो ये फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। अब वो पूछ रहा है बताओ ओए ये क्या है, ए बी सी, ये कहां का खसक गया है, ये डेल्टा जी होगा। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, गलत। डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो द सिस्टम अटेंड इक्विलिब्रियम, सही। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो द सिस्टम स्टिल मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, गलत। डेल्टा जी लेस देन जीरो द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, गलत। आंसर क्या होगा? बी। जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा बच्चों, आपने इतनी बातें कर ली तो आपका मन कर रहा है सर मैं अभी एक आध क्वेश्चन और करूंगा और चीजों को समझूंगा कि कैसे क्वेश्चन करना है कैसे क्वेश्चन नहीं करना है। ये देखिए क्वेश्चन, अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं। एक मिनट इसको नीचे ले आओ। हाँ बताओ, फॉर द रिएक्शन, फॉर द फेज रिएक्शन PCl5 give PCl3 plus Cl2,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट, बताओ। ये कह रहा है कौन सी कंडीशन करेक्ट है। यदि ये रिएक्शन हो रही है तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, यदि ये रिएक्शन हो रही है तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, निगेटिव। फॉर द गैस फेज रिएक्शन PCl5 रिवर्सेबल PCl3 प्लस Cl2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट। अब कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, तो सबसे पहले इंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव। जो डेल्टा एनजी का साइन वही इंट्रोपी का साइन, डेल्टा एनजी का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, यही सही लिखा है। एक ही जगह पे पॉजिटिव है, देखो एक ही जगह पे पॉजिटिव है और कहीं पॉजिटिव है ही नहीं। अच्छा, ओके ओके ओके। और क्वेश्चन बच्चा करना चाहता है तो जरा इस क्वेश्चन का जवाब दे। देखो आपको सारे तरीके के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पढ़ो इसको। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन आर। स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सेम रिएक्शन इज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे। तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड, डेल्टा एच स्टैंडर्ड, टी डेल्टा एस स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू कितनी दी है, -382.4 किलो जूल, यूनिट का ध्यान रखें। और इसकी कितनी दी है, टेम्परेचर की वैल्यू है 298 और इसकी वैल्यू है 145.6 जूल, -145.6 जूल। ये किलो जूल है, ये जूल है, तो सेम यूनिट होनी चाहिए। तो ये देखो किलो जूल। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करो, 298 इंटू 145.6। अब इसमें बेटा आप डिवाइड करोगे 1000 से तो 43.888 किलो जूल आया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि साइन माइनस आएगा, सबके साइन माइनस है। और ये भी बात समझ में आ रही है कि 382 से कम आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 382 से कम आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब कितना कम आएगा, माइनस कर लो भाई, 382.64। ये जुड़ गया क्या, ओए इसको जरा माइनस करना, 1 मिनट लाओ मैं करता हूं। 382 माइनस 43 अप्रॉक्स कितना आ रहा है, 339। ये आंसर आ रहा है बी, -339.3 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यस यस, फिर भी होगा, हरिओम वर्मा फिर भी होगा, मगर यदि इंट्रोपी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन में कुछ हो नहीं रहा है। मैथमेटिकली तो पॉसिबल है कि डेल्टा एस की वैल्यू 0 है तो डेल्टा एच हमारा निगेटिव है, तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, मगर इस तरह की कंडीशन रियलिटी में नहीं आ सकती है, मैथमेटिकली आ सकती है।
अच्छा, अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर क्या एक और क्वेश्चन कराओगे? मैंने कहा बिल्कुल कराएंगे। देखिए सारे बच्चे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी करें। ये लास्ट एंड फाइनल, 1 मिनट, वो किधर गया? ये बेटा क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात लिखूंगा, फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? अच्छा, अब सीएचडी किधर है? इधर। अब लास्ट एंड फाइनल सीएचडी गिफ्ट फ्री एनर्जी का, इसके बाद फ्री एनर्जी हेडिंग खत्म, इसके बाद गिफ्ट फ्री एनर्जी हेडिंग खत्म। देखो बच्चों, यदि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, डेल्टा जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी कैसे निकालोगे? देखो इसको समझो, यदि मान लो कोई ऐसी एक केमिकल रिएक्शन है, अब उसके डेल्टा जी की बात आ रही है, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, क्या? गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे निकाली जाती है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा जी हो तो डेल्टा जी के फॉर्म में, ये देखो ऐसे, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो होगा गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑल गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा, ये फार्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। यदि किसी रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी निकालने को आ जाए तो, ए भाई आपस में बातें नहीं करो, ठीक है? अभी 2 दिन छुट्टी मार के आए हो, सैटरडे संडे, और बस पढ़ाई नहीं करना है, छुट्टी कर दीजिए सर। अनूप सागर, मैं तो कर दूंगा, है ना, मगर तुम्हारा क्या होगा? यार पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। तभी आए हैं अनूप सागर। अनूप कह रहा मेरे 36 नंबर आए हैं केमिस्ट्री में। अब जरा तुम बताओ, तुमने तोप मारी कहाँ कहाँ है? जरा एक बार फिजिक्स के नंबर बताओ, एक बार जूलॉजी के नंबर बताओ, एक बार बॉटनी के नंबर बताओ। अनूप सागर नंबर बताओ। फिजिक्स 94 किस में है? A1 बताओ बेटा, अनूप सागर फिजिक्स में, और उसमें बताओ क्या बोलते हैं, जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी बताओ। टोटल मिला के 217 27। अब यार देखो, बायो में तुम्हारे 227 है, इसका मतलब बायो में भी तुम्हारे नंबर कम है। 360 में से 320 नंबर नहीं आएंगे तो कभी भी सिलेक्शन एमबीबीएस में होगा ही नहीं। बायो में भी कम से कम 100 नंबर शॉर्ट है। फिजिक्स में तुम कह रहे हो 94 है, उसमें भी कम से कम 15-20 नंबर शॉर्ट है। केमिस्ट्री में काफी शॉर्ट है। तो पहले ये बताओ, पिछला चैप्टर कुमुलेटिव टेस्ट था, तो क्या सारे चैप्टर तुमने पढ़े हैं? अनूप, क्या सारे चैप्टर तुमने पढ़े हैं? हाँ वेरी गुड बच्चों। अनूप, कुमुलेटिव टेस्ट आया था, तो कुमुलेटिव टेस्ट में सारे चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं, नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, तो नंबर कम कैसे है? ओके अच्छा, तो देखो यार, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले अपनी कमियों को पहचानो, सबसे पहले अपनी कमियों को पहचानो। यदि तुम्हारे केमिस्ट्री में 37 नंबर है, बायो में 227 नंबर है, तो कमजोर तो सब है, उसमें से केमिस्ट्री ज्यादा कमजोर है। तुम्हें पढ़ाई कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ाई कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी, कम नहीं करनी पड़ेगी।
क्योंकि तुम्हारी कमजोरी हर जगह पे है। तो तुम मेहनत करो, अपनी कमियों को पहचानो और उनको दूर करो। जो यह चैप्टर तुम्हें नहीं आता है उसको कई पार्ट में तोड़ो, और कई पार्ट में तोड़कर उसको पढ़ो, रिवाइज करो, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके क्वेश्चन लगाइए। ठीक है भाई, नंबर कम आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नंबर कम होना एक मतलब नेचुरल बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर लगातार नंबर कम आना एक खतरनाक बात है। आप वो जो कम नंबर आए उनको बढ़ाने की कोशिश करो, और बढ़ाने की कोशिश करने का मतलब है आप उसमें देखो क्या किया जा सकता है, कहां पे गलती कर रहे हो, क्या मिस्टेक हो रही है, क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट याद नहीं रह रहे हैं, क्या तुम्हें फार्मूले याद नहीं रह रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या तुम्हारा रिवीजन वीक है या तुम्हारी सेल्फ स्टडी वीक है। देखो सब सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारी सेल्फ स्टडी वीक है, तुम सेल्फ स्टडी करते ही कम हो, है ना, तुम सेल्फ स्टडी करते ही कम हो। हाँ बेटा, आज वाईटी पे मोल कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कराऊंगा। आज वाईटी पे 5:30 या 6 बजे, ठीक है, या 5 बजे, मेरी क्लास शायद 5 बजे लगी है या ऐसे ही लगी है। तो वाईटी पे आज मैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा आपको लगभग। तो जिन जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना हो या मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो सारे बच्चे आज 5 बजे वाईटी पे आएंगे। वन शॉट में मैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वन शॉट में मैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। तो सभी के सभी बच्चे मिलेंगे मुझे 5 बजे या 6 बजे, जितने बजे भी वाईटी पे सेशन लगा है, मुझे याद नहीं है कितने बजे लगा है ना। हाँ, 6 बजे लगा है, तो 6 बजे सभी लोग आएंगे और मस्त तरीके से वन मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा खूब। ठीक है, आ जाइएगा। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। तो देखो, जब किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी पूछा जाएगा, तो किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। लिखा कैसे जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, तो मैंने कहा ये देखो, पढ़ो भाई क्वेश्चन। द फैक्टर ऑफ डेल्टा जी वैल्यू इन इंपॉर्टेंट इन मेटलर्जी। ठीक है, द डेल्टा जी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर गिवन। इसकी डेल्टा जी गिवन है, इसकी डेल्टा जी गिवन है, इसकी डेल्टा जी गिवन है। तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का डेल्टा जी बताना है। ये तो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी बताना है। देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप थर्मोकेमिस्ट्री में करना तो आसानी से कर पाओगे, अभी मत करो। जब मैं थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मतलब कल, तब ये क्वेश्चन करना, तब आसानी से कर पाओगे। वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो आसानी से कर पाओगे। थर्मोकेमिस्ट्री में करना है, इस क्वेश्चन को हम थर्मोकेमिस्ट्री में करेंगे, है ना, अभी नहीं। अभी मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख देता हूं, यदि यहां पे क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिलता है तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं। अच्छा हाँ, हाँ नहीं, इस फंडे पर कोई क्वेश्चन अभी इसमें नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, सब लोग देखें, बताइए। देखो सब लोग अच्छे से समझेंगे और बताएंगे, ठीक है, कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। देखो ये रिएक्शन लिखी है, इसको देखो और बताओ। कैलकुलेट डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ above reaction if delta G standard of SO2 and SO3 is
x1 किलोजूल पर मोल एंड x2 किलोजूल पर मोल। पहला 2x2 x1 2x2 2x1 x2 minus x1 cannot calculate data insufficient। बताओ, सारे बच्चे बताएं इसको कैसे करेंगे। सारे बच्चे बताएं इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड वैल्यू डालनी होगी। अब डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट कौन है, ये, तो 2 इंटू डेल्टा जी ऑफ SO3 माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट कौन है, 2 इंटू डेल्टा जी ऑफ SO2 प्लस 1 इंटू डेल्टा जी ऑफ O2। इसकी वैल्यू तो दी है x1, इसकी वैल्यू दी है, सॉरी इसकी x2 दी है, इसकी वैल्यू दी है x1। अब इसकी वैल्यू नहीं पता है, बताओ क्या किया जाए। तो क्या डाटा इनसफिशिएंट है, क्यों, डेल्टा जी ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू कहां दी है, डेल्टा जी ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू कहां दी है, तो क्या डाटा इनसफिशिएंट है। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि नेचुरल फॉर्म की डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 होती है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन का पूछा था कि कैलकुलेट डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्शन, क्योंकि नेचुरल फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म की डेल्टा जी स्टैंडर्ड 0 होती है। तो ये मत सोचना कि यार इसमें ऑक्सीजन की नहीं दी है तो डाटा इनसफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की 0 पुट करनी है बाय डिफिनीशन। ऑक्सीजन की क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो आंसर इज दिस, ये देखो। तो बात को जरा ध्यान रखिएगा, बीच बीच में ये पॉइंट लगेंगे। होगा होगा पीयूष, होगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ये क्लियर है बात। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखिए, डेल्टा जी इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब DU। देखो हम सबको पता है डेल्टा H इक्वल टू होता है, डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस टी डैश। तो यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा U प्लस NgRT। याद है सबको, यदि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो, अरे भूल गए भाई, ये पढ़ाया नहीं था आपको। यदि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा U प्लस NgRT माइनस टी डेल्टा S, ये फार्मूला आ गया इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये देखिए, इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा U प्लस NgRT माइनस टी डेल्टा S। इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, तो एक क्वेश्चन भी करा देते हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ये देखिए, आज बेटे 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 डे 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 बड़ी हेडिंग थी। ये देखो बच्चों, करो, देखो
फॉर द रिएक्शन H2O4L, L मतलब लिक्विड, टू XO गैस, डेल्टा U इज इतना, डेल्टा S इज इतना एट 300 केल्विन व्हेन डेल्टा G इज। अब देखो डेल्टा U दिया है, डेल्टा S दिया है, टेम्परेचर दिया है और आपसे पूछ रहा है डेल्टा G बताओ। तो भाई डेल्टा G कैसे निकालोगे? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा U प्लस NGRT माइनस T डेल्टा S। अब डेल्टा U की वैल्यू देखो दी है 2.1 किलो कैलोरी, यूनिट चेक करते रहना। अब डेल्टा Ng कैसे निकाला जाता है? गैसियस, टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट में कोई है ही नहीं। आर की वैल्यू देखो, ये किलो जूल है, तो आर की वैल्यू आप जूल में कैलोरी में सॉरी आर की वैल्यू कैलोरी में रखनी पड़ेगी क्योंकि यूनिट कैलोरी चल रही है, तो कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होती है। अब ये किलो कैलोरी है, ये कैलोरी है, तो इसको भी किलो कैलोरी बनाना पड़ेगा। टेम्परेचर की वैल्यू 300। अब यहां आओ, टेम्परेचर की वैल्यू 300, डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा एस की वैल्यू भी कैलोरी में है, ये देखो, और ये किलो कैलोरी में है, तो इसको भी किलो कैलोरी बनाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे। अब कैलकुलेट करो तो देखो 2.1 किलो कैलोरी, 2 दूनी 4 और 4 तई 12, तो 1.2 किलो कैलोरी। 2 दूनी 4 और 4 तई 12, जीरो कितने आएंगे? 2, और यहां कितना है? -3। अब देखो ये कितना लिखा है? 20 लिखा है, हाँ। 3 दूनी 6 और जीरो कितने हैं? 3, तो ये 6 किलो कैलोरी आएगा। तो पहली बात, आंसर माइनस का आएगा, और जब आंसर माइनस का आएगा तो भाई ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब माइनस का कितना आएगा? तो देखो ये आया प्लस का आया 3.3 और ये आया माइनस का, तो 6 से 3 चला गया तो 2.7 आ रहा है माइनस का। केसीएल नहीं है, किलो कैलोरी है। ये आंसर आ रहा है, कहीं है ये आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। देखो आप अब समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों सर कह रहे हैं कि बेटा खूब रिवाइज करो। देखो ये एक सब टॉपिक है, और पूरे सब टॉपिक में देखना मैंने कितने सीएसडी दिए। आधे चैप्टर में जितना सीएसडी देता हूं उतना एक छोटे से सब टॉपिक में दिए। देखो कितने पेज भर दिए, एक सीएसडी का एक पेज। गिब्स फ्री एनर्जी में देखो सीएसडी का दूसरा पेज, तीसरा पेज, देख लो। अब इतनी बातें एक छोटे से सब टॉपिक में याद करनी है, तैयार रखनी है गिब्स फ्री एनर्जी में। इसी तरह इंट्रोपी में भी चेक करो जाके, मैंने कम से कम 2 पेज का सीएसडी दिया है। फिर वर्क है, फिर हीट है, फिर इंटरनल एनर्जी है, फिर इंथैल्पी है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें इतने ज्यादा छोटे छोटे सब टॉपिक है, और हर सब टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट हैं। आप थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करते रहो। मैं बहुत आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एम पढ़ाना नहीं है, एम है ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में चीजों को स्टोर कराना। और स्टोर कराने में सिर्फ पढ़ाने का रोल नहीं है, रिवीजन का भी रोल है। इस चैप्टर में आपका बहुत बड़ा रोल है। टीचर का रोल तो है ही है, मगर आपका भी रोल है। यदि आप पुरानी वाली चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि पुराने वाले पॉइंट घूम घूम के बार बार लगेंगे और वो पॉइंट दिमाग में स्टोर ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, डेली 2 बार नोटबुक को रिवाइज करिए जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है। डेली 2 बार रिवाइज करिए, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी मेहनत करिए। सर रिपीट अगेन फॉर द क्वेश्चन प्लीज। ओके, करा दूंगा मैं, बिल्कुल टेंशन न लो। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है, थर्मोकेमिस्ट्री कल से चालू है।
आप ये बताओ, पहले थर्मोडायनेमिक्स के 20-25 क्वेश्चन करना चाहते हो या थर्मोकेमिस्ट्री कल से स्टार्ट करो, और फिर जब पूरा खत्म हो जाए थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री तब 20-25 क्वेश्चन कराऊं? बताइए। कल थर्मोडायनेमिक्स के 20-25 क्वेश्चन करा दूं या जब दोनों खत्म हो जाए थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री तब 20-25 क्वेश्चन कराऊं? अच्छा, कल करा दीजिए, ठीक है, कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने पास टाइम इनफ है, जरूरत पड़ी मैं एक आध एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मगर अच्छे से करो। तो कल सारा बच्चा थर्मोडायनेमिक्स खूब रिवाइज करके आइएगा, पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करके आइएगा। मैं मिसलिनियस 20-25-30 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं मिसलिनियस 20-25-30 क्वेश्चन कराऊंगा। सारे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स को खूब अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है, खूब अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। मिसलिनियस 20-25-30 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे शॉर्ट नोट्स पूरी थ्योरी रिवाइज करके आइएगा। हम मिसलिनियस 20-25-30 क्वेश्चन करेंगे, जैसे दिमाग की बत्ती और खुल जाए और सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल हो जाए, क्योंकि जितने बार कॉन्सेप्ट रिकॉल होंगे, बार बार बताए जाएंगे, उतना दिमाग में सेट होगा, ठीक है। हाँ वो भी दे दूंगा, कल मिलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।